सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं का, और अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं का की जो प्रस्तावना है उसके तरफ चलते हैं। और प्रस्तावना में अपन पूरी संपूर्ण जो प्रस्तावना है उसका अध्ययन करेंगे, उसके एक एक शब्द को अपन जानेंगे। इससे पहले मैंने कल आपको इस प्रस्तावना के बारे में सामान्य जानकारी, जो विशेष मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में जानकारी प्रदान की थी। तो अब अपन चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना ये लिखी हुई है। इस प्रस्तावना को आपको 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 6 नंबर का प्रश्न पूरा विस्तृत विवरण भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रस्तावना को विशेष तौर से याद करना है। क्योंकि पिछली अब की बार जो एग्जाम हुई उस एग्जाम में भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। 6 विशेषताओं का उल्लेख किया गया था उसमें। और अब प्रश्न के चांस ज़्यादा यहाँ से बनते हैं कि प्रस्तावना है, इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यहाँ से आने की है। अतः आपको इसको अच्छी तरीके से याद करना है। हम चलते हैं प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना का अध्ययन करने से पहले अपन इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है घोषणात्मक भाग, यानी घोषणात्मक भाग है कौन सा? पहला। दूसरा है भाग अपन बांटते हैं वो है अध्ययन की दृष्टि से उद्देश्य भाग, और तीसरा भाग आता है वो है विवरणात्मक भाग। अर्थात संविधान की प्रस्तावना है उसका अध्ययन करने की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। अतः अपन इस पूरी प्रस्तावना को 3 भागों में बांट करके इसका संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। अब अपन चलते हैं अपने पहले भाग घोषणात्मक भाग की तरफ। देखो घोषणा कहाँ की गई है। यहाँ पर हम भारत के लोग, एक शब्द तो ये दे रखा है, और दूसरा है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसमें शुरुआत में जो हम भारत के लोग की बात करें तो हम भारत के लोग जो शब्दावली है वो कहाँ से ली गई है? यूएनओ के चार्टर से, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ली गई है। और ये यूएनओ के चार्टर से, यहाँ पर भारतीय संविधान में जिस प्रकार का यूएनओ चार्टर में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि यूएनओ के चार्टर में लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, सदस्य लोग होते हैं वो, इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। यानी हम भारत के लोग यानी इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो हम भारत के लोग जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसका तात्पर्य देखा जाए और इसको संपूर्ण रूप से इसका अच्छी तरीके से इसका आज से समझा जाए तो इसका आज से यही है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। अर्थात जनता यानी भारत की जो जनता है, ये स्रोत की बात की है यहाँ पर मैंने। किसकी? स्रोत की। भारतीय संविधान है वो उसका स्रोत क्या है? मुख्य रूप से भारत की जनता है। अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया है। अर्थात संप्रभु कौन है भारतीय संविधान के अनुसार? संप्रभु है जनता। तो यहाँ पर ये मुख्यतः अर्थ इसी का यही निकलता है। इसका अर्थ यही है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान का प्रमुख रूप से स्रोत है वो भारत की जनता है। अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो ये घोषणात्मक भाग में एक ही बात आती है, इसका अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्मार्पित करना, ये बात आती है। अब अपन दूसरा भाग पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य भाग। दूसरा भाग कौन सा है? उद्देश्य भाग। उद्देश्य भाग
यानी भारतीय संविधान का दूसरा भाग उसको प्रस्तावना है, उसका दूसरा भाग अपन पढ़ते हैं, वो है उद्देश्य भाग। अब उद्देश्य भाग में हम भारत के लोक के पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहला शब्द बनता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है, हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान होने की एक विशेषता थी संविधान की, उसका अध्ययन किया था, वो ही बात यहाँ पर है। अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने राज्य क्षेत्र यानी आंतरिक मामलों में और राज्य के बाहर विदेशी मामलों में, दोनों ही आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अर्थात स्वतंत्र होने के कारण अपन क्या कर सकते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य का, संपन्न राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके पश्चात अपन दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, वो चलते हैं समाजवादी। समाजवादी शब्द ये तो हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, ये शब्द मैंने आपको संविधान की विशेषताएं हैं वहाँ पर उसमें पढ़ा दिया है, वही बात यहाँ पर है, यही बात भी वहीं पर भी है। अब दूसरी इसकी उद्देश्य भाग में दूसरा आता है समाजवादी शब्द, समाजवादी यानी 42वां संविधान संशोधन। मैंने बताया था आपको कोई संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है और उस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता, अखंडता, इन 3 शब्दों का समावेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहली बात यही थी कि समाजवाद शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था, इसके अंतर्गत इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब अपन सामान्य अर्थ देखते हैं इसका क्या तात्पर्य है, समाजवादी या समाजवाद शब्द का क्या तात्पर्य है। तो समाजवाद से तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर, ध्यान रखना, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज अर्थात सरकार, बताया था वही बात है, समाज यानी सरकार का स्वामित्व होना, सरकार या समाज का स्वामित्व होना, नियंत्रण होना और बौद्धिक संसाधनों का इस प्रकार से, कौन से संसाधन, बौद्धिक संसाधन हैं, बौद्धिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करना, बौद्धिक संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से किया जाए कि धन का एकत्रीकरण न हो, केंद्रीकरण न हो, कि धन है वो केंद्रीकरण न हो, अर्थात किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में धन न चला जाए, सभी को समाज में समान रूप से प्राप्त हो, यही इसका तात्पर्य है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई, इसका संपूर्ण विस्तृत विवरण मैंने आपको बता दिया था। तीसरा शब्द इसमें आता है उद्देश्य भाग में, वो है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष, यानी यह शब्द भी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत जोड़ा गया है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, 2 तो एक साथ जोड़े गए हैं, समाजवादी और एक दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को अपने राज धर्म के रूप में घोषित नहीं करता है, मान्यता प्रदान नहीं करता है तथा सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान करता है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, उसको क्या कहा जाता है, पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। अगली अपन विशेषता है, चौथी विशेषता इसी के अंतर्गत या चौथा शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक,
देखो लोकतंत्रात्मक, लोक यानी जनता, लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात शासन किसका, जनता का। अभी मैंने पढ़ाया था, अभी बताया था कि संपूर्ण रूप से अंतिम शक्ति किसमें निहित है, भारतीय संविधान के तहत जनता में निहित है। तो भारत क्या है, एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद यानी नेहरू जी का जो समाजवाद था, लोकतांत्रिक समाजवाद, उसको अपनाया गया है। तो इसका तात्पर्य है कि भारत में जो राज सत्ता है उसका प्रयोग कौन करेगा, जनता द्वारा। राज सत्ता का प्रयोग याद रखना, राज सत्ता का प्रयोग अर्थात राजनीतिक पद पर कौन बैठेगा, राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होंगे, निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। यानी राज सत्ता का प्रयोग कौन करेगा, इसका तात्पर्य क्या होता है कि राज सत्ता का प्रयोग, भारत में राज सत्ता का प्रयोग है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। और वो उत्तरदायी भी किसके प्रति होंगे, उत्तरदायी, यानी जो राज सत्ता का प्रयोग करने वाले हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति होते हैं, जनता के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। अब देखो, एक लोकतंत्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है अब्राहम लिंकन का। किसका है, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है, अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन, इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता, कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्रात्मक शासन है वो जनता का, जनता द्वारा, 3 शब्द हैं, जनता का, जनता द्वारा, तथा जनता के लिए शासन, जनता के लिए, यानी लोकतंत्रात्मक शासन की परिभाषा देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र वह है जिसमें जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित या जनता द्वारा स्थापित जो शासन होता है, जनता द्वारा किया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो ये है लोकतंत्रात्मक। लोक शब्द का अर्थ है जनता, तंत्र का शब्द का अर्थ है शासन, अर्थात जनता का शासन। और यही बात अब्राहम लिंकन ने भी कही है। अब अगली कड़ी में अपन चलते हैं गणराज्य शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द और आता है गणराज्य, यानी गणराज्य से क्या तात्पर्य होता है। इसे गणतंत्र भी है, गणतंत्र शब्द से क्या तात्पर्य, गण जनता, तंत्र यानी शासन, जनता का शासन। तो देखो गणराज्य शब्द क्या है, तो गणराज्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, गणराज्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि राज्याध्यक्ष या अपन कहें कि जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है भारत का, या अपन राष्ट्रपति, सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के, कैसे, वंशानुगत न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, देखो भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो सर्वोच्च पदाधिकारी यही है, सर्वोच्च या राज्याध्यक्ष यही है। तो भारत की बात करें गणराज्य शब्द का, तो राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष है, यह वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी न होकर के। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजा हुआ करते थे, उस राजा मर गया तो उसका बेटा आ गया, बेटा मर गया तो उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आ जाता था। तो ऐसे शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, वंशानुगत शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति है, जो सर्वोच्च पद है, वह पद वंशानुगत न होकर के क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है, कौन सी, एकल संक्रमणीय प्रणाली। यानी इसकी 2 प्रणालियां होती है, एक सूची प्रणाली होती है
और एक होती है एकल संक्रमणीय प्रणाली। तो इस एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कौन करेगा? जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर अप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है। तो गणराज्य शब्द का आपको शाब्दिक अर्थ पूछे एक नंबर का प्रश्न कि गणराज्य शब्द से क्या तात्पर्य है, तो गणराज्य शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति है वो वंशानुगत न होकर के क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ये हो गए भारतीय संविधान में दूसरा भाग, उद्देश्य भाग। अब अपन अध्ययन करते हैं विवरणात्मक भाग का। किस भाग का? तीसरा भाग जो हमने अध्ययन की दृष्टि से बनाया है संविधान की प्रस्तावना का, उसका भाग है वो विवरणात्मक भाग, अर्थात विवरण करते हैं अब उनका। तीसरा है विवरणात्मक भाग, विवरणात्मक भाग। अब देखो इसमें किस कौन कौन क्या क्या आते हैं। तो विवरणात्मक भाग में अपन देखो यहाँ तक आ गए, उसके समस्त नागरिकों राजनीतिक, हाँ गणराज्य शब्द तक हमने अध्ययन कर लिया। अब अपन चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ओर, आगे की ओर, कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक शब्द ध्यान रखना, न्याय शब्द है, इसके पहले जो तीन शब्द दिए हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला है संविधान की प्रस्तावना, उसके अंतर्गत पहला आता है न्याय। तो न्याय है, इस न्याय का हम विवेचन करेंगे और इस न्याय में पहली न्याय आती है सामाजिक न्याय। अब देखो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये कहाँ से ली गई हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहाँ से प्रेरित हैं? ये जो शुरू से मूल रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई गई उस समय इसका उल्लेख किया गया था। तो इस तीनों प्रकार की न्याय है, इन तीनों प्रकार की न्याय 1917 की रूस की क्रांति से ली गई है, रूस की क्रांति से प्रेरित है। अर्थात 1917 में एक क्रांति होती है रूस के अंतर्गत, और उस रूस की क्रांति से प्रभावित होकर के उसे शिक्षा ग्रहण करके भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया है। तो यह हो गई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात। कहाँ से ली? 1917 की रूस की क्रांति से लिया। अब अपन पढ़ते हैं सामाजिक न्याय, यानी इसका विस्तृत विवेचन अपन करते हैं कि सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय है उसका सामान्यतः आशय होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सामाजिक यानी समाज में न्याय स्थापित की जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति है उसके साथ जाति के आधार पर, लिंग यानी स्त्री पुरुष होने के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और धर्म के आधार पर, यानी ये क्या है, इनके आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना ही क्या है, सामाजिक न्याय स्थापित करना है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाज में सभी वर्गों के साथ, सभी लोगों के साथ, हर प्रकार के जो स्त्री पुरुष हैं उनके साथ, जन्म स्थान के साथ, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इसी के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो गई सामाजिक न्याय। अब अपन पढ़ते हैं दूसरी न्याय है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय हमने पढ़ ली। अब दूसरी है आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय है ये भी वहीं से ली गई है, रूस की क्रांति 1917 से। तो राज्य सभी नागरिकों के साथ सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। यानी आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि राज्य है वो राज्य सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आजीविका के समान अवसर हैं वो उपलब्ध करवाएगा, यही इसका तात्पर्य। अर्थात राज्य है वो सभी नागरिकों को आजीविका के साधन हैं वो उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव
नहीं करेगा। और बौद्धिक संसाधन है उनका वितरण भी इस प्रकार से करेगा कि समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सके। अर्थात जो अभी सामाजिक न्याय में हमने पढ़ा था सामाजिक, तो बौद्धिक न्याय संसाधन है उनका भी वितरण इस प्रकार से करेगा कि समाज है उसमें ज़्यादा गरीबी ना हो, ज़्यादा अमीरी ना हो, अर्थात दोनों के बीच में जो खाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। यानी ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि वो कम से कम हो। एकदम समाप्त तो नहीं किया जा सकता आर्थिक न्याय को, लेकिन स्थापित नहीं की जा सकती आर्थिक समानता, लेकिन फिर भी ये राज्य का दायित्व बनता है कि वह समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीर और गरीबी के बीच का जो खाई बनी हुई है ज़्यादा, उसको कम से कम करे। तीसरी आती है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक देखो, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय हो गई, आर्थिक न्याय हो गई, अब अपन पढ़ते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य कि सभी नागरिक समान रूप से राज्य के कार्यों में भाग लें। यानी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि राज्य के जितने भी नागरिक हैं वो सभी नागरिक जो योग्य हैं उन सभी नागरिकों को राज्य के कार्यों में भाग लेने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। और इसी के लिए भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार, जो भारतीय संविधान की विशेषता हमने पढ़ी थी, उसमें वयस्क मताधिकार का अधिकार सभी को प्रदान किया गया है। किसी भी दल है, किसी भी दल का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता या अधिकार है, वो भी इसी में आता है। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने का अधिकार, यदि कोई सरकार है गलत कार्य करती है तो उसका आलोचना का अधिकार भी उसको प्राप्त होता है। किसके तहत? राजनीतिक न्याय के तहत। तो ये सभी तत्व वो हैं जिसके आधार पर राजनीतिक न्याय है वो सभी लोगों को प्राप्त हो सकती है। अर्थात राजनीतिक न्याय है, उसके महत्वपूर्ण उदाहरण आपको पूछे जाएं तो वयस्क मताधिकार है, उसके तहत किसी भी दल है उसका प्रचार प्रसार करना, इसके अलावा सरकार की आलोचना करना, या अनेक ऐसे और भी बहुत से उदाहरण आते हैं जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक न्याय की स्थापना है का आदर्श है वो भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अर्थात तीनों प्रकार की जो न्याय है रूस की क्रांति 1917 से ली गई है और इनका तीनों का अर्थ हमने अध्ययन कर लिया है इनका, और इनके आधार पर, इनके विस्तृत विवरण के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और अपन चलते हैं स्वतंत्रता की ओर। यह था विवरणात्मक भाग में ही है। तो राजनीतिक न्याय हो गई यहाँ तक। अब देखो 5 प्रकार की, कल मैंने आपको स्वतंत्रता बताई थी। एक है विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी है विश्वास, चौथी है धर्म की स्वतंत्रता और 5वीं है उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात भारतीय संविधान में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता के 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथा धर्म और 5वीं स्वतंत्रता वो कौन सी है? उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब अपन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की, समानता की और एक शब्द और आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें है स्वतंत्रता, 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद कौन से कौन से? 19 से लेकर के और 22 तक जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के जो मूल अधिकारों से संबंधित है उनमें स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित की है उनका मैंने आपको विवरण बता दिया है। अब अपन चलते हैं अगला बिंदु, समानता। देखो स्वतंत्रता हो गई। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब क्या होता है? समानता। यानी इसको समता भी बोल सकते हैं अपन और इसको समानता, एक ही बात है, दोनों कोई फर्क नहीं है। तो समानता है, भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता का
उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। अब देखो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेदों में समानता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद आता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में भारतीय संविधान में समानता का उल्लेख किया गया है। अगली आती है बंधुता या बंधुत्व या अपन कहें कि भाईचारा। तो ये अवसर की समानता हो गई प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी भाईचारा है, बंधुत्व है, बंधुता बोल दो, बंधुत्व बोल दो, इसको अपन भाईचारा भी बोल सकते हैं। 3 शब्द हैं, बंधुता, बंधुत्व और भाईचारा। यानी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता है उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। और ये यहीं पर समाप्त होता है। कौन सा? समता, स्वतंत्रता और न्याय। अर्थात भारतीय संविधान में न्याय है 1917 की रूस की क्रांति चली गई है, समता यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों शब्द स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता या बंधुत्व भाईचारा एक ही बात है। ये तीनों शब्द कहाँ से प्रेरित हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो ये तीनों शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है भारतीय संविधान में फ्रांस की क्रांति 1700 फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच होती है। और इसके द्वारा इस फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को एक संदेश दिया और वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इन तीनों ही आदर्शों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। अब आगे चलते हैं अपन अगले भाग, राष्ट्र की एकता और अखंडता की ओर। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आगे जो बची हुई प्रस्तावना में जो भी बिंदु बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।